गुड मॉर्निंग बच्चों, संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने आपको पार्ट 10 पढ़ाया है, उपनिवेशवाद और देहात। तो इसमें हमारा पार्ट 2 हो चुका था, तो आज मैं आपको थर्ड पार्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आज हमारा थर्ड पार्ट है देहात में विद्रोह। थर्ड पार्ट अभी हमने उपनिवेशवाद पढ़ा था, अब हमारा आ गया देहात में विद्रोह। देहात में विद्रोह, दक्कन विद्रोह, इससे दक्कन का विद्रोह भी कहा गया है। ठीक है, देहात में विद्रोह या दक्कन का विद्रोह कहा गया है। भारत में प्रारंभ में ही ब्रिटिश सरकार थी, जो प्रशासन की नीतियां थी किसानों के हितों के विरुद्ध थी। जो हमारे ब्रिटिश शासक का प्रशासन था, जो हमारी ब्रिटिश शासन चल रही थी या प्रशासक चल रहा था, तो उनका क्या था, जो किसान थे हमारे देश में, तो किसान के हितों में क्या उनका विद्रोह था। भू राजस्व की ऊंची दर, कर संग्रह के साधनों को कठोरता और भुगतान न किए जाने की स्थिति में भूमि की बिक्री के नियमों ने किसानों की दशा को अत्यधिक शोचनीय बना दिया था। जो हमारी भू राजस्व है, मतलब जो भूमि पर जो टैक्स दिया जाता है, उसकी क्या जो दरें थी, वो क्या जो उनका टैक्स दिया जाता था वो सबसे ऊंचा कर दिया गया था, या टैक्स की जो दर थी वो बढ़ा दी गई थी। और जो हमारे किसानों के जो साधन थे उनको भी कठोरता पूर्वक उनका क्या भुगतान होने लगा। तो किसान क्या होते, सक्षम नहीं हो पाते थे, इसलिए क्या उनको जो उनका भुगतान था या टैक्स था, उन्हें भुगतान करने में उन्हें कठिनाइयाँ होने लगी। और किसानों की जो दशा थी वो अत्यधिक कठोरता या बेकार होने लगी। ठीक है, तो सरकार ने तो कृषक वर्ग के हितों की रक्षा की। जो सरकार थी हमारी, उसने ना तो कृषि वर्ग थे, मतलब जैसे किसान जमींदार, तो ना तो उनके हितों में बातें की, उनके हितों की तो रक्षा ही नहीं की। उन्होंने ये सोचा जो हमारा टैक्स था किसानों के लिए, वो उनकी जो दरें थी वो क्या बढ़ती जा रही थी, जिससे कि उन्हें अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। कृषि को उन्नत और गतिशील बनाने का कोई प्रयत्न नहीं था, और न ही किसानों को जमींदार और महाजनों के शोषण और अत्याचारों से बचने का कोई प्रयास किया गया। जो हमारे किसान थे उन पर वो कृषि कर रहे थे। जो जमींदार थे वो स्वयं अपनी कृषि को तो उगाते नहीं थे, तो वो किसानों से ही अपनी कृषि या व्यवसाय किया करते थे। तो उन पर वो उनका शोषण कर रहे थे। या जो साहूकार थे उनसे, भाई साहूकार से जब किसान होता है तो वो अपनी कृषि करने के लिए उनसे पैसा लेता है, कर लेता है, तो उसे साहूकार एक का बना के 3 मतलब दिया तो 1 रुपया और कह दिया कि मैंने तो 3 रुपये दिए। तो ऐसे उनको वो शोषण करते जा रहे थे। तो हमारी सरकार ने कोई भी प्रयास नहीं करा कृषि वर्ग के लोगों के लिए कि इन्हें जमींदारों से या साहूकार से कैसे बचाया जाए, या इनकी उनसे कैसे रक्षा की जाए कि वहाँ का टैक्स कम कर दिया जाए। ठीक है, जो किसानों से कठोरता पूर्वक राजस्व वसूल करते थे, और किसानों से वो कठोरता मतलब अधिक मात्रा में टैक्स लिया करते थे। किसानों की दशा इतनी अधिक दयनीय हो गई कि उनका क्रोध एवं असंतोष विद्रोह बढ़ गया। और जो किसान थे, जब उन पर शोषण होने लगा साहूकार का या ब्रिटिश प्रशासन जो था हमारा, या मतलब ये थे जमींदार, तो वो क्या कर रहे थे, किसानों पर अपना अत्याचार कर रहे थे। और इस जो अत्याचार उनका होने लगा तो किसानों को गुस्सा आया, भाई कब तक वो सहन करेंगे अपना शोषण। तो जब उन्हें किसानों को गुस्सा आया तो इसी कारण क्या हुआ, उनका क्रोध और असंतोष जो था वो किस रूप में परिवर्तन हो गया, विद्रोह के रूप में परिवर्तन हो गया। मतलब उन्हें विद्रोह आने लगा, गुस्सा आने लगा उन पर। और किसानों ने साहूकार और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। जो वहाँ के किसान थे उन्होंने साहूकार और जमींदारों के साथ बहुत सारे विद्रोह करने शुरू कर दिए। और ऐसा ही एक विद्रोह 1875 ईस्वी में दक्कन में हुआ था। और जो ये विद्रोह हुआ था 1875 में, वो दक्कन में हुआ था।
तब तक क्या किसान लोग को उनके मतलब जब वो अपनी ज़मीन को बो रहे हैं, मतलब कि उनकी ज़मीन पर अपना कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें कोई उससे लाभ नहीं होएगा, तो उन्हें हानि होती रहेगी। और क्या उससे, और हानि होने के साथ साथ क्या टैक्स की जो मात्रा, मतलब चलो भाई हो भी रही है, तो उसमें क्या जो कर देना पड़ रहा है, जो टैक्स देना पड़ रहा है, उसकी मात्रा क्या उन्होंने अधिक कर दी थी। दक्कन विद्रोह के कारण, इनके निम्नलिखित कारण थे, जैसे कंपनी द्वारा राजस्व बढ़ाना, जो कंपनियां थी उन्होंने भी क्या अपना राजस्व, मतलब उन्होंने भी क्या टैक्स बढ़ा दिया किसानों पर। सन 1800 दक्कन में 1820 में दक्कन में क्या हुआ, 1820 ईस्वी में रेयतवाड़ी नामक नई राजस्व व्यवस्था लागू की गई। इसमें क्या था, रेयतवाड़ी जो किसानों की राजस्व था, मतलब टैक्स था, उसकी दर निश्चित की गई और लागू की गई। जो राजस्व की मतलब टैक्स की क्या व्यवस्था लागू की गई, और इसमें राजस्व की जो मांग थी वो क्या थी, ऊंची कर दी गई। जब इसमें क्या कंपनी ने क्या करा, दक्कन में 1820 ईस्वी में रेयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, तो 1820 में क्या रेयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था लागू की गई, और उसमें इन्होंने क्या करा, जो राजस्व की दर थी वो भी इन्होंने क्या ऊंची कर दी। और इसमें राजस्व की राशि जो होती थी, मतलब उसकी जो धनराशि होता था, वो सीधा क्या वो इस राशि को तय किया गया। और साथ ही कंपनी द्वारा 30 वर्ष के बाद, जो 30 वर्ष के पश्चात इसमें अगले बंदोबस्त में राजस्व, मतलब जो 30 वर्ष के पश्चात था जिसमें राजस्व था, तो उसकी जो दर थी वो 50 से 100% तक बढ़ा दी गई थी। इसमें क्या 50 से 100%, कहाँ तो 30 वर्षों के पश्चात जो थी वो कम थी, और उसे क्या फिर 50 से 100% बढ़ा दी गई। टैक्स की जो राशि थी उसे बढ़ा दी गई। किसान इस बढ़ते हुए राजस्व को चुकाने में स्थिति नहीं थे, और जो किसान लोग थे वो क्या इसे चुकाने में असमर्थ हो गए। तो ये क्या, ये भी एक विद्रोह का कारण ही था। दक्कन में जो विद्रोह हुआ था ये भी क्या था, कंपनी द्वारा राजस्व बढ़ाना। 1820 ईस्वी में क्या रेयतवाड़ी जो राज्य व्यवस्था थी वो क्या लागू की गई, और उसमें क्या इसकी जो मांग रखी गई, टैक्स की जो मांग रखी गई वो सबसे ऊंची रखी गई। तो जब ये टैक्स की मांगे ऊंची रखी गई, तो इसमें क्या किसान कमजोर पड़ गए और वो इसे चुकाने में सक्षम नहीं हो पाए। फिर राजस्व को जबरदस्ती वसूली, जबरदस्ती, जबरन या जबरन लिख दो। ठीक है, तो इसमें क्या करा इन्होंने, जबरदस्ती इन पर क्या जो टैक्स था उसको वसूली करने लगे। जिला कलेक्टर ने कार्यालय में अपनी कार्यकुशलता प्रदर्शित करते हुए राजस्व की जबरन मतलब वसूली करते थे। जो जिला कलेक्टर थे वो भी क्या करते थे, अपने कार्यकुशलता को, अपने कार्य को प्रदर्शित करने के लिए जो किसान लोग थे उनसे टैक्स की वसूली करा करते थे। यदि किसान समय पर राजस्व जमा, मतलब अगर किसान लोग क्या समय पर अपना पैसा जमा न कराए तो उन्हें क्या टैक्स और अधिक देना पड़ता था।
और उनकी फसलें जब्त कर ली जाती थी। और क्या करते थे, जब वो अपने टैक्स को समय पर नहीं जमा कर पाते थे तो जबरदस्ती जो जिला कलेक्टर होते थे वो उनकी जो संपत्ति थी, मतलब भूमि थी, उसको क्या उस पर क्या कब्जा कर लेते थे जबरदस्ती। ठीक है, तो पूरे गांव में पर जुर्माना ठोक दिया जाता था, और पूरे गांव पर क्या जुर्माना ठोक दिया जाता था कि फसल खराब होने पर कोई भी छूट नहीं मिलेगी। जैसे भाई किसानों की फसल खराब हो गई तो उससे क्या हुआ, उन्हें हानि हुई, और जब हानि हो जाती है तो वो क्या करते हैं, टैक्स देने में क्या टैक्स देने के लिए वो एकदम तत्पर नहीं रहते, मतलब तैयार नहीं रहते। जब उनके साथ हानि, उनको फसल में क्या हानि हो जाती है तो टैक्स ही कहाँ से दिया जाएगा। अगर टैक्स नहीं दे पाने पर क्या होता है, उनसे उनकी ज़मीन जो थी उस पर कब्जा कर लिया जाता था, और जो उनकी फसल को नुकसान होता था उस पर भी कोई छूट नहीं दी जाती थी। फिर हमारे कीमतों में गिरावट, जब कीमतों में गिरावट आ जाती है तो क्या ये भी एक क्या था, विद्रोह था। जब कीमतों में गिरावट आ जाती है तब भी क्या होता था, किसान लोग अपने टैक्स को जमा नहीं कर पाते थे। और 1832 ईस्वी में 1832 ईस्वी के बाद कृषि उत्पादनों में की कीमतों में तेजी से गिरावट आई, और उसका परिणाम किसानों की आय में और भी गिरावट आ चुकी थी। क्या हुआ, जब 1832 ईस्वी में गिरावट आई, मतलब कीमतों में गिरावट आ गई, मतलब जैसे कि अनाज इस रेट था तो वो उससे नीचे हो गया, या चावल उस रेट, तो उनकी क्या दर कम होती चली गई। तो उसके बाद वो क्या, किसानों में क्या आय में भी गिरावट हो गई, और सन 1832 से 34 ईस्वी के अकाल में उनकी रही सही कमाई भी नष्ट हो गई। जो उन्होंने कमाया था वो भी क्या, उनकी किसानों की जो कमाई थी वो भी क्या नष्ट हो गई, और सही तरह से वो उन्होंने क्या, उनकी कमर तोड़ दी। क्योंकि देखो, एक तो ऊपर से क्या उनका सारा जो आय थी, मतलब उनमें क्या उत्पादन जो करा था उन्होंने, उसमें भी क्या वो वृद्धि नहीं हुई है, गिरावट ही आई है। और उन्हें क्या ऊपर से टैक्स भी देना पड़ता था, और टैक्स नहीं दिया जाने पर क्या हुआ, उन्हें भारी मात्रा में क्या नुकसान हुआ, और उनके पास पेट भरने के लिए भी भोजन नहीं था। मतलब इतनी बुरी दशा हो गई थी कि उनके पास अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चों का पोषण करने के लिए उनके पास खाना भी नहीं था। और लेकिन राजस्व की बकाया राशि आसमान छूने लगी, और जो हमारा राजस्व था, मतलब टैक्स था, उनकी जो धन राशि थी वो क्या आसमान छूने लगी थी। उनमें भी, उसमें कोई भी गिरावट नहीं आई। जो टैक्स था, राजस्व था, उसमें कोई गिरावट नहीं आई, लेकिन क्या उनकी जो किसानों की दर थी वो कम होती चली गई। मतलब उनका जो उपजाऊ जमीन थी और कोई भी अनाज उन्होंने उगाया उसमें क्या कीमतें गिरती चली गई। साहूकार की मनमानी ब्याज, साहूकार भी क्या इसमें अपना मनमाना ब्याज लेते थे किसानों से, उनकी भी क्या उन पर कर अधिक बढ़ती जा रही थी। मैंने जैसे कहा कि उन्हें क्योंकि पहले लोग क्या पढ़े लिखे नहीं होते थे ज़्यादा किसान, तो उनसे अंगूठा लगवा दिया जाता था। साहूकार इतने चालाक होते थे कि वो लोगों को ठग लेते थे। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी वो साहूकार का या जमींदारों का कर्जा पूरे लाइफ में मतलब वो उतार नहीं पाते थे, चुका नहीं पाते थे। राजस्व चुकाना तथा अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसानों को ऋणदाताओं पर निर्भर रहना पड़ता था। जो दैनिक जीवन था किसानों का, या उनकी जो आवश्यकताएं की चीज़ें थी वो क्या उनके पास अपने पास लाने के लिए, किसानों की कृषि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें क्या साहूकार से ऋण लेना पड़ता था। साहूकार तथा ऋणदाता मूलधन पर ब्याज मनमाना लगाते थे। और जब वो साहूकार थे या ऋणदाता थे वो क्या थे, जब कोई भी व्यक्ति उनसे ब्याज लेता था तो उनका क्या मनमाना ब्याज वसूलना उनसे शुरू कर देते थे, और खाली कागज पर अंगूठा लगवा देते थे। पहले आपने देखा भी होगा, जो खाली कागज थे उन पे ही अंगूठा लगवा देते थे, तो वो लोग कुछ भी लिख देते थे उसमें। अगर किसी ने 100 रुपये लिए तो उसके 200 या 400 रुपये बना दिए। पहले बहुत लूट मार कर करते थे ये साहूकार। जो गरीब इंसान था या किसान थे उनको काफ़ी भारी मात्रा में वो उनसे वसूली करा करते थे। फिर हमारा उसके बाद हमारी दूसरा पॉइंट है एक नई राजस्व प्रणाली।
ये आपको समझ में आया? एक नई राजस्व प्रणाली इततमारी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर लागू किया गया था। जो इततमारी थी मतलब स्थायी बंदोबस्त था। इस्तमरारी बंदोबस्त का दूसरा नाम क्या था? इततमरारी। इततमरारी बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त भी कहा गया। तो बंगाल से इसे क्या बंगाल से बाहर लागू किया गया था, जो सफल नहीं रहा। इसलिए एक नई राजस्व प्रणाली अपनाई गई जिसे रैयतवाड़ी कहा गया और यह प्रणाली बम्बई दक्कन के में लागू की गई। इसके अंतर्गत राजस्व की जो राशि थी वो सीधे क्या रैयतवाड़ी या रैयत के साथ तय की जाती थी। राजस्व की मांग और किसानों का कर्ज। किसानों का कर्ज। एक नई व्यवस्था लागू की गई है, बंगाल में लागू की गई थी, लेकिन ये क्या वहां पर चल नहीं पाई। तो इन्होंने क्या करा, नई राजस्व प्रणाली को अपनाया, मतलब प्रणाली अपनाई गई और उसमें क्या कहा, उसे क्या रैयतवाड़ी भी कहा गया। और जो इस राजस्व का जो सीधा वो थी राशि वो रैयतवाड़ी के साथ तय की गई है। फिर है राजस्व की मांग और किसानों का कर्ज। राजस्व की मांग और किसानों के कर्ज में तब बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त जब कब हुआ था, मैंने भी पीछे भी बढ़ाया, 1820 ईस्वी के दशक में किया गया था। मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि किसान उसे अदा नहीं कर पाते थे और जो मांगा हुआ मतलब जो भी टैक्स उन्होंने लागू किया वो इतना ऊंची दर थी उसकी कि उसे क्या किसान लोग अदा नहीं कर पाते थे और यह समस्या निरंतरता से गंभीरता का रूप लेती जा रही थी। और 1840 के दशक में इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए गए। जब 1840 का दशक आया तो इसमें क्या कुछ थोड़े से परिवर्तन किए गए और किसानों को कुछ छूट दी गई। फिर भी किसान ऋणदाताओं के पास जाते रहे, क्योंकि देखो इसमें कुछ छूट दी गई, लेकिन उनके पास क्या ऋणदाताओं का या साहूकार का इतना कर्जा था, उन्होंने इतना धोखाधड़ी कर रखी थी कि ये क्या लोग उसे अब भी उनका रह गया था और वो उनके पास जाते रहे, मतलब उसे चुकाने के लिए। कपास में तेजी। राजस्व व किसानों की मांग, ये आपको समझ में आया। 1820 ईस्वी में क्या ये 1820 ईस्वी के दशक में क्या करा गया, इसकी मांग की गई। और जब राजस्व में ये मांग रखी गई तो मांग क्या थी, काफी ऊंची दर से थी। तो क्या था, किसान लोग उसका कर्ज फिर भी अदा नहीं कर पाते थे। फिर इन्हें क्या थोड़ी सी छूट मिली, किसान लोगों को क्या था इसमें थोड़ी सी छूट मिली। और इस छूट मिलने के पश्चात भी फिर भी इनके पास क्या साहूकार का या जमींदारों का या ऋणदाताओं का क्या कर्ज रह चुका था और फिर भी ये क्या थे उनके पास अपना कर्ज देने के लिए धीरे धीरे चुकाने के लिए जाते थे। फिर कपास में तेजी। 1860 ईस्वी के दशक में कपास में उत्पादन में क्या काफी तेजी मात्रा से तेजी आई। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया और कपास के लिए क्या किसानों को प्रोत्साहित किया गया, परंतु बात नहीं मानी। लेकिन उनके क्या बात नहीं मानी और वे निरंतर ऋणग्रस्त होते गए। देखो जब क्या कपास में क्या तेजी से वृद्धि हुई तो उन्हें किसानों को प्रोत्साहित किया गया कि देखो आप किसान मतलब कपास की खेती करो, उसका उत्पादन करो, जिससे कि आपको कर्ज में भी भाई जैसे कपास की क्या वृद्धि होती रही, उसकी कीमतों में क्या वृद्धि होने लगी। तो ऐसे क्या
किसानों को प्रोत्साहित किया गया, लेकिन किसान लोग नहीं माने और फिर भी वो क्या ऋणदाताओं में जो उनके पास ऋण था मतलब वो उसमें अभी ग्रस्ती मतलब पड़े हैं, ग्रस्त मतलब उससे ग्रस्त होते चले गए। कपास का 3/4 भाग जो चौथाई भाग था वो अमेरिका से आता था। जो कपास थी उसका 3/4 भाग कपास का अमेरिका से आता था। तो कपास में क्या काफ़ी वृद्धि होती गई और इसमें कहा गया कि जब अमेरिका गृह युद्ध के दौरान अमेरिका ने कपास की आपूर्ति बहुत कम कर दी थी। जब अमेरिका में क्या गृह युद्ध हुआ था तो उस समय क्या था, अमेरिका की जो कपास की आपूर्ति थी वो मतलब कम होती चली गई और आशा थी कि जो भारत ब्रिटिश उद्योगों की कपास संबंधी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देगा। और क्या था, उसे आशा थी कि जो भारत में ब्रिटिश है वो उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देगा, लेकिन इसके लिए आपूर्ति का आकलन किया जाने लगा और कपास की गुणवत्ता मतलब जो उनकी कपास में जो गुणवत्ता थी उसकी क्या जांच करने लगे और उसमें क्या विपणन के तरीकों को ढूंढने लगे। उनको मतलब उत्पादन जो था हमारा कि किस तरह से हमें इसमें वृद्धि की जाए या किस तरह से हमें इसमें उत्पादन किया जाए, तो उनके क्या अलग अलग तरीके ढूंढने लगे। ऋणदाताओं और रैयत के मध्य संबंधों में तनाव के कारण, फिर हमारा पॉइंट है ऋणदाताओं तनाव के कारण, इसके भी निम्नलिखित कारण थे। जो ये ऋणदाता थे या रैयत थी, इनके जो मध्य संबंध, इनके जो बीच संबंध थे, तो उनमें तनाव के क्या कारण हुए थे। अन्याय का अनुभव पहला था हमारा, अन्याय का अनुभव। महाराष्ट्र में कपास निर्यात में गिरावट आने के पश्चात जो हमारा महाराष्ट्र था उसमें क्या कपास में क्या निर्यात जो कपास की जो उत्पादन के जो वो थे मतलब मांगे की गई थी, तो उसमें क्या हुआ, उसमें गिरावट आने लगी और उसके पश्चात ऋणदाताओं ने रैयत मतलब रैयत माने रैयत का मतलब होता है किसान लोग, जो किसान थे उनको ऋण देने से इनकार कर दिया। कपास के लिए उन्होंने क्या करा, ऋण मांगा और उन्होंने क्या उसे ऋण देने से मना कर दिया और इससे किसान क्रोधित हो गए। भाई जब क्या कहते हैं, इसने कहा ऋणदाता और रैयत के मध्य जो संबंध में तनाव आए, मतलब तनाव मतलब उनमें कमी आने लगी, दूरियां बनने लगी, तो वो क्या था, जो ऋणदाता थे जो उनसे कर्ज लेते थे और रैयत माने किसान, जो किसान लोग क्या किसी भी उत्पादन के लिए ऋणदाताओं से ऋण लेते थे, तो वो क्या कहते थे, उन्हें ऋण देने से इनकार कर दिया और उनके बीच क्या हुआ, तनाव या विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। फिर ऋणदाताओं द्वारा हेराफेरी, ऋणदाताओं द्वारा हेराफेरी। जो ऋणदाता थे वो क्या थे, व्यवसाय औपनिवेशिक शासन से पहले भी बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ था। यह ऋणदाता बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे। जो ऋणदाता थे वो क्या थे, बहुत शक्तिशाली थे, उनके पास क्या काफ़ी मात्रा में पैसा था, इसलिए तो वो क्या थे, किसान लोगों को क्या कर्ज दिया करते थे या ऋण दिया करते थे। अगर उनके पास ही क्या पैसा नहीं होता था, क्या किसान लोग उनसे ऋण मांगते या पैसा मांगते, नहीं। तो क्या ये बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होते थे।
कई प्रकार के मानक ऋणदाता किसानों के आपसी संबंधों पर लागू होते थे और उन्हें नियमित करते थे। जो ये ऋणदाता थे और किसान लोग थे, उनके पास क्या नियम लागू होते थे उनके बीच में, जो उनके बीच का फासला था वो क्या लागू होता था और ये उनका नियमों का पालन भी किया करते थे। ऋणदाताओं द्वारा खातों में धोखाधड़ी करना। खाते में धोखाधड़ी करना। जो ऋणदाता थे वो क्या करते थे, जो खाते थे उनमें क्या धोखाधड़ी करते थे। जैसे मैंने अभी बताया, जो साहूकार थे या ऋणदाता थे वो क्या करते थे, अगर व्यक्ति 100 रुपये ले रहा है तो उसके क्या 300 या 400 रुपये डायरेक्ट देखो 200 रुपये ना बढ़ाकर वो क्या करते थे 300-400 रुपये ही बढ़ा दिया करते थे। तो वो क्या खाली कागज पे क्या उनसे हस्ताक्षर क्या मतलब अंगूठा लग, क्योंकि अनपढ़ लोग थे भाई, अनपढ़ लोग थे, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो क्या करते थे खाली कागज पर वो क्या अंगूठा लगवा लिया करते थे और उनसे जितना मर्जी अपनी मर्जी से वो क्या उन पर लिख दिया करते थे कि इतना पैसा इसने लिया या इतनी ज़मीन इसने ले ली तुम, या उन्होंने अपनी ज़मीन का कुछ टुकड़ा भी रखवा दिया तो उसे पूरी ज़मीन का ही नाम दे दिया। तो क्या इन्होंने क्या करा, ऋणदाताओं ने क्या किसानों के जो खाते थे उनमें भी क्या धोखाधड़ी करनी शुरू कर दी। ऋणदाताओं द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी की जाने लगी। किसान ऋणदाताओं की कुटिलता या धोखेबाजी से समझने लगे और क्या वो धीरे धीरे क्या करने लगे, वो जो किसान लोग थे वो उनकी जो धोखाधड़ी थी उसको समझने लगे। उनकी शिकायत थी कि ऋणदाता खातों में धोखाधड़ी करते हैं। जो ऋणदाता है मतलब जो उन्हें कर देते हैं वो क्या खातों में धोखाधड़ी करते हैं एवं कानून की आंखों में झूल झोंकते हैं। ऋणदाताओं द्वारा किसानों से दस्तावेज पर, मैंने जैसा अभी बताया था, वो क्या खाली कागज होता था उस पर क्या धोखाधड़ी से हस्ताक्षर करा लिया करते थे या अंगूठा लगा लिया करते थे, करवा देते थे। तो किसानों को यह पता नहीं चलता था, लेकिन किस प्रकार वो हस्ताक्षर करा लेते थे या किस प्रकार वो अंगूठा लगा लेते थे, ये किसानों को पता नहीं चलता था। अंगूठा लगा रहते थे। उन्हें बंधन पत्र में ऋणदाता द्वारा भारी जाने वाली किसी भी बात का पता नहीं चलता था और वो क्या था, उन्हें किसी भी बात का पता नहीं चलता था कि इन्होंने हस्ताक्षर कैसे कराया या हमसे कितना पैसा इन्होंने लिखवा लिया या इन्होंने कितना रुपया लिख दिया। तो वे क्या करते थे, जो बंधन पत्र का जो आधार था, अगर वो 100 रुपये की रकम को क्या करते थे 3.2 की मतलब वो रकम आने की प्रतिशत की मानक दर पर लिख देते थे। मासिक दर पर वो क्या करते थे, जो थी उसकी मासिक दर क्या वो बढ़ा दिया करते थे और उनसे क्या काफ़ी मात्रा में उनसे काफ़ी लूट मार क्या करते थे। उनके खाते में जो उनका बही खाता था मतलब कागज़ था उस पर क्या वो धोखाधड़ी से अंगूठा लगवा लिया करते थे कि मैंने आपको इतने पैसे दे दिए या इतना कहते तो कि मैंने इतना दिया, लेकिन क्या हो जाता था उसमें लिखा कुछ और जाता था। तो धीरे धीरे क्या उनका पता चलता रहा और यही कारण था कि उनके मध्य जो उनके बीच का जो विद्रोह था वो काफ़ी मात्रा में बढ़ चुका था। उसके बाद है दक्कन अंग आयोग। फोर्थ पॉइंट है हमारा दक्कन दंगा आयोग। इसमें क्या था, जो दक्कन था वो हमारा दंगा आयोग, इसमें भी क्या दंगों का आयोग होने लगा। और इसमें भी क्या था, इसमें क्या था, जब देहात और विद्रोह दक्कन का विद्रोह हुआ तो उसमें क्या था, दक्कन दंगा आयोग भी का भी विद्रोह किया गया। यहाँ पर किसानों ने साहूकारों के प्रति या सरकार के प्रति या जो जमींदार थे उनके प्रति उनका क्या काफ़ी मात्रा में क्रोध उत्पन्न हो गया था और उनके बीच विद्रोह की मात्रा काफ़ी बढ़ चुकी थी।
दक्कन में विद्रोह की प्रारंभिक अवधि में मुंबई सरकार ने इसे गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। जो मुंबई सरकार थी उसने इसे गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, किंतु विद्रोह का जो तीव्रतापूर्वक प्रसार होने लगा था तो उग्र हो जाने पर सरकार के लिए इस दिशा में उचित कदम उठाना पड़ गया। लेकिन क्या, जब शुरू में इन्होंने कैसे कठोरतापूर्वक नहीं लिया, इन्होंने सोचा कि ऐसे ही है, दंगा है भाई, खत्म हो जाएगा। लेकिन विद्रोह क्या इतनी काफ़ी तीव्र मात्रा में फैल गया और उसके मतलब फैल गया और वो चारों तरफ को उगने लगा। उसके बाद ही इसकी दिशा जो थी उसमें उचित कदम उठाना पड़ा। भारत सरकार के दबाव के कारण मुंबई सरकार ने दंगों के कारण का पता लगाना शुरू कर दिया और जो भारत की सरकार थी उन्होंने क्या दबाव डाला मुंबई की सरकार पर कि ये जो दंगा हो रहा है उसका पता लगाओ कि ये किस तरह से फैला या किस वजह से हो रहा है। तो उसके लिए क्या जांच आयोग की नियुक्ति होती है और उसके लिए जांच आयोग की नियुक्ति होती है। आयोग ने परिश्रम से एक रिपोर्ट तैयार की, जिसे मतलब जो आयोग था उसने क्या एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट कब तैयार की 1878 में। ये जो रिपोर्ट थी 1778 ईस्वी में इसे क्या करा ब्रिटिश सरकार ने इसे क्या संसद ब्रिटिश सरकार ने इसे क्या 1877 ईस्वी में इसे ब्रिटिश जो सरकार थी उसने क्या पार्लियामेंट मतलब संसद में क्या इसे पेश किया। जो ये रिपोर्ट थी सारे दंगे की आयोग दंगे की, तो जो दंगा था उसका इन्होंने क्या प्रचार प्रसार किया, मतलब उनको क्या उनकी जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करने के बाद इन्होंने क्या करा 1878 ईस्वी में इसे संसद जो ब्रिटिश सरकार थी उसने क्या पार्लियामेंट में इसे दर्ज करा दिया गया या पेश करा दिया गया। और आयोग द्वारा प्रस्तुत जो रिपोर्ट थी वो दंगा रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसे जो ये रिपोर्ट थी इसे क्या कहा गया, इसे दंगा आयोग रिपोर्ट के नाम से भी जाना गया। जो ये रेवतवाड़ी रिपोर्ट के नाम से भी जानी जाती थी, लेकिन इसे क्या दंगा आयोग के नाम से भी जाना गया। और इसमें आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं, मतलब जो सूचनाएं थी या मतलब जो भी कि इस दंगे में क्या बात हुई है या इस दंगे में ये कैसे हुआ है, तो इन सूचनाओं को क्या करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जो ये सूचनाएं थी इनको क्या करा, दक्कन आयोग की जो सूचनाएं थी उन्हें क्या इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और उसके बाद इनमें अनेक उदाहरण भी दिए गए। जो ये सूचना इकट्ठी करी है उनको उनके अनेक उदाहरण भी दिए गए, जैसे दंगाग्रस्त जिलों की जांच पड़ताल। और इन्होंने क्या करा, जो दंगाग्रस्त है मतलब जो जहाँ पर भी स्थान पर क्या दंगा हुआ है और वहाँ पर जो भी व्यक्ति
ने किस तरह से वहाँ पर दंगा किया, किस तरह से वहाँ पर विद्रोह हुआ है, तो उन सब की क्या जांच पड़ताल की और उन सब की एक प्रणाली मतलब एक रिपोर्ट तैयार की गई। किसानों साहूकार जो किसान थे या साहूकार थे, और साहूकार के साथ साथ जो वहाँ पर देखने वाले लोग थे जिसे कहते हैं गवाह, जस्मीदीद गवाह, तो उन सब के क्या उन्होंने बयान दर्ज करे। ठीक है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरें, मूल्य एवं ब्याज से संबंधित आंकड़ों को एकत्र किया, और जिन जिन राज्यों में जिन जिन क्षेत्रों में राजस्व मतलब टैक्स के जो मूल्य वसूल मतलब टैक्स लगाया गया, और ब्याज से संबंधित बातें थी या आंकड़े थे, उनको क्या करा उन्होंने, उनको भी उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जिला कलेक्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को संकलित किया गया। जो जिला द्वारा कलेक्टर थे उनके द्वारा क्या उस रिपोर्ट को भेजा गया और उनमें संकलन किया गया। निसंदेह यह रिपोर्ट उन दंगों के अध्ययन में महत्वपूर्ण आधार सामग्री, और ये जो रिपोर्ट थी जो दंगा आयोग हुआ था उसमें क्या एक महत्वपूर्ण सामग्री का काम किया। मतलब जब इस चीज़ की जांच पड़ताल हुई या किसानों में या जमींदारों में या मतलब साहूकारों में या ऋणदाताओं में जो विद्रोह हुआ, तो ये रिपोर्ट उस कार्य को करने में महत्वपूर्ण मतलब इसका महत्वपूर्ण सहयोग हुआ। ठीक है बेटा, तो ये आज हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो जो भी आपको समझ में ना आए वो आप मेरे से समझ सकते हो, मतलब पूछ सकते हो, और इसके नोट्स भी आपको बनाने हैं। ठीक है, थैंक यू।